कैमरा ऑन करो बेटा। अब आपका कोर्स तो 2-3 बार आई हैव डन। Now any one of you ask me if you are facing any problem. Any one of you can ask me if you are facing any problem in chemistry, any problem in biology, any problem in flower diagram, anywhere. Ask me. Can you ask me from क्या कहा हाफिज ने? मुझे समझ नहीं आया, बोलो हाफिज। सेंड मी मैसेज अगेन व्हाट यू वांट टू डू मी, जल्दी बोलो। फ्रॉम हाफिज। कौन सा डायग्राम नहीं समझ में आया बताओ? विच डायग्राम? टेल मी द नेम ऑफ दैट डायग्राम। फ्लावर। फ्लावर में कुछ भी नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। Unisexual flowers are those that contain either male reproductive organs or female reproductive organs. या तो उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल होते हैं। और बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। ओके दिव्या, मैंने देख लिया। नेक्स्ट तुम्हारा होगा, पहले इसका कर दो हाफिज का। भेजते जाओ मुझे इस तरह से आप लोग। तो मेल भी एंड फीमेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है हिबिस्कस का, लाल रंग का जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस रोजा, जो कि वो होता है गुड़हल का बोलते हैं, और बंगाली लोग इसको बहुत पूजा में इस्तेमाल करते हैं और अपने केश वेश धोने में इसके फल को एक्सट्रैक्ट निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो अब आप लोग देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया अब आपको। देखो ये जो पार्ट है ये इसके पेटल्स हैं जो लाल रंग के होते हैं। दीज आर पेटल्स रेड कलर के। मेरे तो फैन खत्म हो गया। चलो दीज आर पेटल्स हैं, और ये पेटल्स जो है रेड कलर के होते हैं, ये पेटल्स। अब इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो ऐसे बनाते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं, एंथर फिलामेंट। इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं। स्टेमन का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये स्टेमन का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो एंथर होता है, इट कंटेन्स पोलन ग्रेन। मेल गैमेट। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट। पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो यहाँ पे पाया गया। दिस इज कॉल्ड इन गुड लैंग्वेज, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, ANDROECIUM, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गाइनेशियम। तो अब आपका ये एंड्रोशियम है। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के जो बनता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसको स्टेमन भी कहते हैं, बट कॉमनली इसको एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। तो दिस इज एंड्रोशियम। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये एंड्रोशियम है और ये इसका फिलामेंट है। इसके अंदर पोलन ग्रेन होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम पाया जाता है और इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये देखो, ध्यान से देखो, ओवरी के अंदर ओवम एंड पोलर न्यूक्लियाई होता है। अब
इसी एंथर का पोलन ग्रेन आ सकता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर ये दूसरा फ्लावर है इसी पेड़ पे और इसका एंथर, इसका पोलन ग्रेन आ सकता है और इसका पोलन ग्रेन इधर जा सकता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है और ये स्टिग्मा जो होता है ये बहुत स्टिकी होता है, इससे एक स्टिकी सिक्रेशन होती रहती है, उस स्टिकी सिक्रेशन से पोलन ग्रेन यहाँ पर टिक जाता है, हवा से उड़ता नहीं है। और फिर कैमोट्रोपिज्म होता है, ओवरी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट क्रिएट्स कैमोट्रोपिज्म एंड पोलन ग्रेन जो है एक पोलन ट्यूब बनाता है, उसके थ्रू दो मेल गैमेट आते हैं, ट्रैवल करते करते यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर एक ओवरी का ओपनिंग पार्ट होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के थ्रू ये मेल गैमेट यहाँ आ गया और इसके साथ फ्यूज हो गया और जाइगोट बना दिया, और उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज कर जाता है, और जो पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज करता है, जब ओव्यूल बन जाता है ओवरी के अंदर, जब फ्यूज होता है वो तो सीड बन जाता है, और जो लेटर ऑन जब इसके पेटल्स और सेपल्स श्रिवल हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो ओवरी जो है ये चेंजेस इनटू फ्रूट, और जो फर्टिलाइज हुआ था वो सीड बन जाता है, वो सीड बन जाता है। और जो पोलर न्यूक्लाई में जाके मेल गैमेट गया था, जो पोलर में जाके मेल गैमेट गया था, वो मेल गैमेट क्या होता है, वो जब डिफ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, वो फ्लावर फ्रूट की एंडोस्पर्म बनाता है, बाहर की लेयर बनाता है। किसी किसी फ्रूट में एंडोस्पर्म बहुत हार्ड होती है, किसी की हम खा लेते हैं एंडोस्पर्म, तो जैसे सेब अगर बिना छिले खाएं तो खा सकते हैं, तो वो एंडोस्पर्म बनाता है, और जो ओव्यूल है वो सीड बनाते हैं, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, एंथर एंड फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको एंड्रोशियम भी कहते हैं, गाइनिश और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड पोलर न्यूक्लाई, और ओवर स्टिग्मा पे लैंड करता है और पोलन ट्यूब बनाता हुआ स्टाइल के थ्रू अंदर जाता है, और ओवरी में एक ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, उस माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर चली जाती है और वहां पे डिफ्यूजन हो जाता है, एंड एट द एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, एंड जो ओव्यूल था जिसमें फ्यूजन हुआ था वो सीड बन जाता है, और जो पोलर न्यूक्लाई में फ्यूजन हुआ था वो एंडोस्पर्म ऑफ द फ्लावर बन जाता है। ये तो आपका हो गया ये। अब उसके बाद उसने पूछा है MgCl2 की फॉर्मेशन, दिव्या ने, और दीक्षा ने पूछा आयनिक कंपाउंड के वो प्रॉपर्टीज। मैं अभी बताती हूँ। MgCl2 की फॉर्मेशन बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। Mg मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ये क्लोरीन है, तो इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। MgCl2 का मतलब है आपका बहुत क्लियर मतलब है कि एक मैग्नीशियम का एटम क्लोरीन के दो एटम से कंबाइन करेगा, एक मैग्नीशियम का एटम क्लोरीन के दो से कंबाइन कर। मैग्नीशियम का अरेंजमेंट है 282, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 28 + 2 इलेक्ट्रॉन, 28 + 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेटल्स होते हैं दे टेंड टू गिव योर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। तो अब क्लोरीन में आपका क्लोरीन का अरेंजमेंट है 2, 8 और 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तो ये आपका ऐसे होगा, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, इसके पास 7 है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, इधर चला गया और एक ये इधर चला गया। अब ये इसका पूरा बन गया मैम बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा। MgCl2 आपका पूरा बन गया। अब आपका Mg में एक आपने याद दे दी। अब ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग, बाय गॉड, मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब समझ में आ गया दिव्या? टेल मी, सेंड मी रिटन मैसेज, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। अब आया आपका आयनिक कंपाउंड, दीक्षा का क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा है नॉन मेटल के साथ, तो इट इज फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड।
तो मैग्नीशियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो ये अब आयनिक कंपाउंड बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इनकी आयनिक कंपाउंड है वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इतना स्ट्रॉन्ग दे हैव वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देयर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर somewhat hard because the strong force of attraction between the positive and negative. सॉलिड है और हार्ड है, उसको ब्रेक करना भी बहुत हार्ड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इसीलिए हाई होता है कि इनकी आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ हीट देनी पड़ती है। जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाई दे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड उसमें क्या है दूसरा पेट्रोल। तो सॉल्युबल इन वाटर का है कि जो वाटर है इसकी डेंसिटी हाई है। जब वाटर हैज गॉट डेंसिटी हाई तो वाटर में बहुत क्वालिटी है इसके मॉलिक्यूल में, इट कैन टेक आउट अपनी लोअर डेंसिटी वाले से मॉलिक्यूल को ले लेता है, डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन जो केरोसिन है और पेट्रोल है, ये ऑयल है, दे हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, तो वो नहीं कर पाते हैं। उनकी इतने मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के डिसॉल्व कर दे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा है, सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन टेक आउट इसके मॉलिक्यूल्स को, जो आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को टेक आउट एंड दे डिसॉल्व इट, बट द ऑयल हैज गॉट lesser डेंसिटी, सो इट कैन नॉट डू। दिस लाइन इज नॉट रिटन in your book. Now the question is conduction of electricity. सॉलिड पार्ट में तो कंडक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि देयर इज नो प्लेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ द एटम्स। तो इसके पार्टिकल्स हैं, उनके लिए मूवमेंट की कोई जगह नहीं है। मान लो इतना पीस सॉलिड है, लेकिन जो मोल्टन पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है आयोनिक कंपाउंड का, उसमें दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इन ए मोल्टन फॉर्म एंड दे हैव प्लेस, उनका इतना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं हो पाता। Through the solution, ionic compound in the solid state do not conduct electricity, but ionic compound conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of the attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. अब दूसरी बात ये आती है कि आपका मोल्टन स्टेट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मोल्टन स्टेट में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है कि उसके जो मॉलिक्यूलर फोर्स था, उनका जो आपस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो हीट की वजह से ब्रेक हो गया। सॉलिड स्टेट में नहीं ब्रेक हुआ, जब मोल्टन फॉर्म में आया तो वो हीट की वजह से ब्रेक हो गया। जब वो ब्रेक हो जाता है हीट की वजह से, सॉरी आई एम सो सॉरी, जब वो हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। नाउ एनी अदिति, सेंड योर क्वेश्चन अगेन। दीक्षा, इज इट क्लियर टू यू? दीक्षा? Yes, ma'am. Divya, your question is clear? Divya? Yes, ma'am. And Hafiz ने भी पूछा था। Now Aditi Shekha, how do metals and non-metals react? ये आपका पहले भी मैंने बताया था, metals have got the tendency to lose the electrons, क्योंकि मेटल्स में जो शेल है बाहर वाला वैलेंस शेल है, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टेबल अरेंजमेंट के लिए या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले और या 2 लूज कर दें। तो मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है, दे गॉट द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक क्लोरीन, इसके पास 7 वैलेंस शेल है, तो इसके लिए 7 तो लूज नहीं करेगा, 1 गेन करना आसान होता है। तो metals and non-metals, they can react easily because metals have the tendency to lose the electron and non-metals have the tendency to receive the electron to get the stable arrangement, so they can react easily. अभी आपको इसका और करेक्ट बता देती हूँ मैं। कहाँ है metals and non-metal reaction? How do a metals and non-metal reacts? यही तो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम का अरेंजमेंट है 2, 8 and 1, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आप इसका आंसर अगर इतना लिख दें
कि metals have one or two valence shell electron in their valence shell, so they have the tendency to lose the electron, and the non-metal have the tendency to receive the electron, so they form the ionic compound. एक बात जरूर लिखना, whenever metal and non-metal react, the product is an ionic compound. They form the ionic compound because metal loses their electrons and non-metals receive their electrons. Now next, फटाफट पूछते जाओ. रवि बाबू तुम भी कुछ पूछ लो, बहुत देर से आए हो, बहुत देर से ज्वाइन करा, मैंने भी पढ़ लिया रवि ज्वाइन. पूछ लो रवि बाबू, कुछ पूछना है. मेटल जब एसिड से रिएक्ट होते हैं वो बता दो एक बार. मेटल जब एसिड से रिएक्ट होते हैं तो बेसिक कंपाउंड बनाते हैं. इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट फॉर्म्स व्हाट इज द ट्रायल ऑफ, क्या लिखा मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर से सेंड मी अगेन मैसेज, अगेन सेंड मी. अभी किसने भेजा था ये मैसेज मुझे नहीं पता, अभी एक मैसेज आया विच आई कुड नॉट रीड, बहुत जल्दी डिसअपियर हो गया. अच्छा, जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत बात है कि ये मेटल्स जो एसिड से करते हैं तो इनका एक वो बनता है, कंपाउंड टाइप बनता है. यहाँ पे देखो ये आया, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. लेकिन हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलता है रिलीज करता है? व्हेन बर्निंग कैंडल विल ब्रिंग नियर दैट गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. दिस द मेन क्वालिटी है कि जब बर्निंग गैस, जो भी मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड द मेटेलिक सॉल्ट. मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस. उस हाइड्रोजन गैस की हमें पहचान होती है जब हम वहां पे एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, दैट कैंडल बर्न्स. तो अब आपके पास ये है क्वेश्चन कि मेटल कैंडल, लेकिन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वेरी फ्यू मेटल कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. दिस इज अ वेरी वेरी, व्हाट इज ट्रायल ऑफ कैल्सिनेशन? व्हाट इज ट्रायल ऑफ कैल्सिनेशन? कौन सा क्वेश्चन है? कैल्सिनेशन का वो फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड वाला. अभी रुक जाओ. तो अब आप ये देखिए, diamond is a not non-metal. Diamond is a metal, Diksha. Diamond is a metal. It is not non-metal. Non-metals are brittle. This is true. But diamond is not a non-metal. Diamond is a metal. Keep it in your mind. This is a very much metal. तो अब आपके पास मैं क्या पढ़ा रही थी? हाँ, नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रिक एसिड नहीं बना पाता. नाइट्रिक एसिड इसलिए नहीं बनाता कि नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको फटाफट वाटर में बदल देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NO में, NO2 में, N2O में. तो नाइट्रिक एसिड से मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कर पाता है. आम मेटल सिर्फ मैग्नीशियम और Mn, manganese, they can reproduce hydrogen gas when they react with nitric acid because they are more oxidizing agent, they are more reducing agent. जैसे ही oxidize करेगा nitric acid वो reduce कर देते हैं, तो they can produce hydrogen gas. Otherwise arm metal cannot produce hydrogen gas with nitric acid. और ये हाइड्रोजन गैस बनती है और वो हाइड्रोजन गैस की जांच होती है व्हेन वी ब्रिंग द पॉप साउंड. और दीक्षा, डायमंड इज ए नॉन मेटल नहीं है, डायमंड इज अ मेटल. और एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया था? कैल्सिनेशन. क्या पूछा गया था? सेंड मी अगेन क्वेश्चन. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सेंड मी अगेन क्वेश्चन. और दीक्षा पूछो. दिव्या, कैल्सिनेशन का जो क्वेश्चन था ट्रायल क्यों पूछा गया? ट्रायल कहाँ वहां पे आ रहा है? कैल्सिनेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम एंड डिपॉजिट्स ऑफ द कैल्शियम. तुम्हारा क्वेश्चन यू आर गेटिंग समवेयर रॉन्ग. आस्क करेक्ट क्वेश्चन. कैल्सिनेशन इज अ फॉर्मेशन एंड डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम. कहीं पे भी हमारे अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं उसको कैल्सिनेशन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. बोलो और पूछो. दीक्षा, दीक्षा, आस्क मी.
सब छोड़ के चले गए। फ्रॉम दिव्या टू एवरीवन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? When जब हम उसको एक सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें, जैसे चौक को पानी में घोला, तो पूरा पूरा कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते हैं सब मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। तो व्हेन वी लीव इट अनडिस्टर्ब, जब हम इसको अनडिस्टर्ब कुछ घंटे के लिए छोड़ दें, तो चेक फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। जो चौक है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर ये होता है सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन बनाते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो है पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं उसमें सॉल्वेंट में, they remain suspended in the solvent, and when it is settled, when it is kept undisturbed, so those molecules get settled at the bottom of the container. That is called precipitate reaction. Or in certain reactions precipitate formation takes place also. जैसे एक सॉल्वेंट बना, एक सॉल्यूशन बना, उसके अंदर दूसरा जो पार्टिकल आया वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आया, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता था, उस सॉल्वेंट नहीं, वो दूसरा सॉल्यूशन उसके लिए सॉल्वेंट नहीं बन सका, he could not dissolve that thing, so that जैसे बेरियम सल्फेट, it comes in the form of the precipitate, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो वो जो दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है उसके साथ, वो उसके साथ एक्ट नहीं कर पाता है, दैट सॉल्यूशन cannot act as a solvent, cannot dissolve it, so it form a precipitate layer at the bottom of the container. Next question. Next question. हाँ बोलो, अब मैं पढ़ लूं। वॉट फैक्टर मैम आपने बोल, ये बेटा ये हमारे कोर्स में मैम आपने बोला कि हाँ बोलो, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। मदर, जो आपने अभी राइज ऑफ न्यू स्पीसीज पूछा ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारा कोर्स वहां से इवोल्यूशन तक ही है, उससे पहले खत्म है। मत पूछो ये क्वेश्चन, डोंट रीड दिस पार्ट, दिस पार्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। हाँ बोलो, आप और कौन पूछ रहा था? बोलो। सेंड मी क्वेश्चन बेटा। मुझे अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी इफ यू आस्क मी एनीथिंग, आई फील वेरी मच हैप्पी। ये और वाला क्वेश्चन, ये मेटल्स में अक्रंस ऑफ मेटल से पहले तक है हमारे कोर्स में, इसके आगे नहीं पढ़ना। तो मेटलर्जी कहाँ? फ्रॉम मुस्कान, मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है पहले देखो, पहले सबसे पहले सीखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन पहले मैं हिंदी में बताती हूँ फिर इंग्लिश में। प्रेसिपिटेशन जब हम एक सोल्यूशन लेते हैं और उसके हम छोड़ देते हैं, उसके नीचे जो तह में जम जाता है आकर के नीचे, जैसे चौक का आपने पानी लिया तो पानी में चौक खोल दी, अब आपको वो मिल्की मिल्की दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो उसके नीचे चौक का पाउडर जम जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल से द पाउडर ऑफ द चॉक, लेयर ऑफ द चॉक इज देयर। तो जब when the solute are not fully dissolved in a solvent, फिर से सुनो, when the solute are not fully dissolved in a solvent, they remain suspended in the solvent, but हम उनको इतनी अच्छी तरह क्लियरली देख नहीं पाते। They remain suspended in the solvent. When that solution is left undisturbed, उसको बिना छेड़े हम रख देते हैं। Those solute which were not dissolved, those solute पूरी तरह नहीं घुला था, those particles get settled at the bottom of the solution. This is called precipitate. केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का बनता है बहुत ज्यादा, बेरियम सल्फेट का बनता है बहुत ज्यादा। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? जब भी इन केमिकल रिएक्शन एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो उस प्रेसिपिटेट के साथ जो सॉल्यूशन बन रहा है या जो दूसरे लिक्विड आइटम प्रोड्यूस हुआ है, वो कैन नॉट एक्ट एज ए सॉल्वेंट टू दैट मैटर। जब वो उसके लिए सॉल्वेंट नहीं हो पाता तो वो उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब आया आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स किसे कहते हैं? घी को, ऑयल को, बटर को। इसमें आपने चिप्स तले, आपके चिप्स ऑयल में तले गए या आपके पकौड़े बन गए ऑयल में, कुछ भी बन गया,
तो वो जो ऑयल होता है जब एयर की ऑक्सीजन ले लेता है तो वो ऑक्साइड बना देता है और वो आपके चिप्स खराब हो जाते हैं, उसको कहते हैं रेंसिड हो गए चिप्स, उनको रेंसिड कहते हैं। उसका फ्लेवर अजीब होता है, एक स्मेल आने लगती है, जैसे पुराने बरसातों में कोई पुराना पैकेट खोलो तो स्मेल आती है, वो स्मेल आती है उसमें से, खराब हो जाते हैं, उसको कहते हैं रेंसिड। तो टू स्टॉप रेंसिडिटी हम जब भी चिप्स में, पैकेट में चिप्स भरे जाते हैं, नाइट्रोजन स्प्रे किया जाता है, एंड नाइट्रोजन इज ए एंटीऑक्सीडेंट। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। तब आप उसका आंसर लिखेंगे, नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता फैट के साथ, नाइट्रोजन उसको फैट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और वो चिप्स जो है पैकेट के अंदर लॉन्ग रन तक खराब नहीं हो पाते। एक स्टेज आती है वो भी खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी काफी टाइम तक वो चलते हैं। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड टू स्टॉप रेंसिडिटी, एंड रेंसिडिटी का क्या होता है कि ये नाइट्रोजन इज एंटीऑक्सीडेंट, इट स्टॉप ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका। फिर दूसरा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब आयरन को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और वो फेरिक ऑक्साइड बड़ा भुरभुरा सा, फ्रेजाइल सा होता है, रस्ट होती है। तो एनी मेटल, उसमें आयरन सबसे ज्यादा है, एनी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, जहां जैसे हमारे कूलर में सबसे ज्यादा वो लगता है, हमारे कूलर में सबसे ज्यादा जंक लगता है क्योंकि कूलर में मॉइस्ट एयर बहुत आ रही है वहां पर, तो इट स्टॉप्स, वो उसका ऑक्सीडेशन करके, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके Fe2O3 बना देता है, दैट इज रस्ट। नेक्स्ट, आगे पूछो आप। कशिश, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड विद, फिर से भेजो, मैंने पढ़ा नहीं बेटा। Reaction of metallic oxide with acid. मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, तो मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड जब रिएक्ट Yes, करेंगे तो मेटेलिक सॉल्ट बनेंगे और H2O बनेगा, H2O। पता नहीं आज मेरे पेनों को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहे हैं, नया निकालने वाला है। आपको हर एक जगह केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, MgO, Mg मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, HCl, MgCl2, यहाँ से दो क्लोरीन आ गए, ये दो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया, they will form metallic salt and water. Next, next क्या है बोलो। What are the, ma'am, but diamond is non-metal. Yes, diamond is नहीं, diamond is not non-metal. Where did you read diamond non-metal? Diamond is a metal, very hard metal. It's a naturally occurring metal. ये coal, it is a allotrope of the coal. That is true, allotrope of the coal. नहीं, non-metal नहीं है diamond. Diamond non-metal है. Yes, ma'am. Allotrope of coal है, कार्बन है तो non-metal है. अच्छा, but it is the hardest substance. It is the hardest substance in the world. I may be confused हो सकता है. Ma'am, it is a pure carbon. pH importance, pH importance, importance of pH, वो तो कितना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना मैंने बताया, स्टमक में एसिड होता है, अगर वो एसिड नहीं होगा तो डाइजेशन के डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट नहीं होंगे, इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम चाहिए तो बेसिक मीडियम नहीं होगा तो वो इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट नहीं होंगे। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटेस्टाइन में, कि हमारे बक्कल कैविटी में पीएच बहुत इंपॉर्टेंस है। It should not be neither acidic nor more basic. ये 6 तक होना चाहिए, तभी हमारा एमाइलरी जो है सलाइवरी एमाइलेज वो एक्टिवेट होगा। और पीएच की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में डाइजेस्टिव सिस्टम में है। हमारी खेती बाड़ी में अगर बहुत एसिडिक सेल जमीन होगी तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा या हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड।
इट शुड नॉट बी मोर एसिडिक और मोर बेसिक, ना बहुत एल्कलाइन होना चाहिए, जमीन का पीएच बिल्कुल करेक्ट पीएच होना चाहिए। एट 7 pH इट्स ए न्यूट्रल, प्योर वाटर जो है वो 7 pH पे आता है, ब्लड जो है 7.5 7.8 तक आता है। इससे ज्यादा अगर ब्लड में एसिड आ गया तो वो भी हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और पीएच हमारा डेली लाइफ में आपका स्टमक में हो गया, टीथ में अगर आपका एसिड हो जाता है, जब बैक्टीरिया आता है वो एक तरह का एसिड क्रिएट करता है। बैक्टीरिया कब आता है? जब फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट इन आवर गम्स जॉस, जब फूड पार्टिकल इसमें हमारे रह जाते हैं तो ये एसिड सिक्रेशन करता है, एसिड आ जाता है। और एसिड के आने के बाद क्या होता है, वो एसिड हमारे दांतों का जो इनेमल है उसको कोरोड कर देता है, इट कोरोड्स द इनेमल ऑफ आवर टीथ। तो वो पीएच बहुत जरूरी है। हमारे मुंह का बक्कल कैविटी का अंदर का पीएच बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, एसिडिक होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे जितने दांतों के ऊपर इनेमल कोटिंग है ये सब करोड हो जाएगा। तो कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि दाढ़ में कीड़ा लग गया, दाढ़ में ये हो गया, वो हो गया, खोखली हो गई दाढ़, तो वो इसीलिए हो जाती है कि वो बैक्टीरिया आके एक एसिड क्रिएट करता है जब शुगर खा लेता है हमारे दांतों की। तो आपके मुंह का पीएच, आपके इंटेस्टाइन का पीएच होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अर्थ का, सॉइल का पीएच होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक दो होते हैं, जैसे चींटी काटती है तो वो मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है। तो अगर आपको कभी उसने काट लिया, बी ने या चींटी ने, तो उसी समय आप वहां पे खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, ये अल्कलाइन होते हैं, उनको रगड़ेंगे तो वो एसिडिक इफेक्ट कम हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह पेट में जब एसिड बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या वो देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उससे क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब आप लोग ये देख लो कि पीएच की वैल्यू हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और कोई पॉइंट देखो, मेरा छूट तो नहीं गया, अभी देख के बताती हूँ। pH in our digestive system, pH of the soil, pH in cause of the tooth decay, self defense। कुछ एक बूटी होती है, अगर वो काट लेती है, उससे हम छू लेते हैं, नीट, उसको नाम है, बूटी का नाम आपका मैंने पिछली बार आपको बताया भी था। तो उसी के पास से एक दूसरी बूटी लगी होती है, उसका पत्ती तोड़ के आप लगा लो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। वो उसके अंदर इतना एसिड है कि वो अपने आप को एनिमल से बचाती है, कि आम एनिमल उसको खा नहीं सकता। Yeah, these things leave an acid which causes pain and irritation. Use of the mild base alkaline and baking soda. उसके पास में डॉग प्लांट होता है, पहला जो आपके पास है वो नीटल है, उसके पास में डॉग प्लांट होता है जो कि नीटल NETTLE, वो जो बहुत एसिडिक पत्ती होती है, उसके पास से आप निकल जाओ, आपको टच कर ले तो पूरी बॉडी में इरिटेशन होती है, जलना शुरू हो जाता है, इतनी एसिडिक होती है। तो वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं एनिमल से, एनिमल उसको खा नहीं सकता। और बोलो नेक्स्ट। हो सकता है दीक्षा आई एम रॉन्ग मे बी, लेकिन अभी तक मैं इस इंप्रेशन में थी मेटल जो है वो डायमंड इज ए मेटल, बट लेटर ऑन आई केम टू नो इट इज एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक, जब भी तुम गलत हो चाहे कितनी मैम इट्स प्योर कार्बन। हाँ नहीं, एलोट्रॉप है कार्बन का। व्हाई शुड वो हीट भी नहीं कंडक्ट करता मैम, लस्ट्रस भी नहीं है। नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन भेजो अदिति, तुम्हारा दोबारा क्वेश्चन भेजो अदिति, क्या है? मैं पढ़ नहीं पाई थी। हाँ, why should curd and salt substance not be kept in brass and copper? It's a question of the 8th class. Brass and copper are metal, and milk and curd contain acid, lactic acid, and metal react with the lactic acid. जब वो उससे रिएक्ट कर जाएगा मेटल, तो उसका खाना खराब हो जाएगा, मिल्क एंड कर्ड विल गेट स्पॉइल्ड, उनका वो टेस्ट भी नहीं रहेगा। देवस्मिता लेफ्ट, उसने सोचा क्या करना, पढ़ के छोड़ दो क्लास, आगे चलो। मैम वाइल्ड यूज बता दें। रिटर्न में भेजो बेटा, रिटर्न में, साउंड मुझे क्लियर नहीं आ रही, रिटर्न में भेजो जल्दी जल्दी भेजो भेजो जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। नो क्वेश्चन, नो फर्दर क्वेश्चन।
3-4 मिनट रह गए पीरियड में बस। गायब हो गए सब लोग पीछे से। दिव्या, दीक्षा, दिव्या दीक्षा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये पढ़ लेना, उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों होता है उसमें, जिप्सम, उसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस में दे कंटेन, व्हाई डू दे कंटेन हाफ वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में क्यों उनका हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर में। अब आपके पास सारा मेरा कोर्स हो गया है, 4-5 बार हो चुका है आप लोगों का कोर्स, पेपर बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। उसको मेरे ख्याल से सर थोड़ा चेंज करेंगे ताकि ऑनलाइन टेस्ट हो जाए। टेल मी हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, टेल मी कौन कौन प्रेजेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है। फिर क्वेश्चन भेजो, दोबारा भेजो बेटा, मैंने जब तक पढ़ा गायब हो गया, जल्दी सेंड मी अगेन। From Ravi to everyone, bile juice. Bile juice is secreted from the liver. हमारा लिवर जो होता है इंटेस्टाइन के पास होता है, उससे लिवर से एक बाइल डक्ट आती है, एक ट्यूब आती है छोटी सी इंटेस्टाइन में, उसको कहते हैं बाइल डक्ट। एंड बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस लिवर का। लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो बाइल जूस क्या करता है, ये एक तो एल्कलाइन मीडियम करता है इंटेस्टाइन में, वहां से, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम था, इन एसिडिक मीडियम ओनली गैस्ट्रिक जूसेस आर, स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं दे आर एक्टिवेटेड। जब आपका फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है तो बाइल क्रिएट्स एल्कलाइन मीडियम, और उस एल्कलाइन मीडियम में ही पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूसेस आर एक्टिवेटेड। और दूसरा काम बाइल का ये है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, दैट दोस ग्लोब्यूल्स व्हिच वर नॉट ब्रोकन इन द स्टमक, स्टमक में फूड की चर्निंग होती है बट सम फैट ग्लोब्यूल्स आर नॉट ब्रोकन, तो वो आप इंटेस्टाइन में आते हैं, बाइल ब्रेक्स इट डाउन, बाइल ब्रेक आउट। और बच्चों आज मेरा बर्थडे है, तुम लोगों को मैं बताऊं, टुडे इज माय बर्थडे। Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. थैंक यू। Happy birthday, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। आज हैप्पी मेरे बर्थडे मैम। एक्स स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज आए जो 5-5, 6-6, 7-8 साल पहले आर के छोड़ गए, 10 साल पहले, 12